नमस्ते। आरआरसी प्रस्तुत सिटी मैत्रीण प्रोग्राम में मैं मानसी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सहेलियों, 30 के बाद स्किन की हेल्थ में गिरावट देखी जाती है, जिसे निम्नलिखित स्किन केयर टिप्स की मदद से रोका जा सकता है। आइए इन एंटी एजिंग टिप्स के बारे में जानते हैं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल। अगर आप दिन के समय बाहर जा रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट किरणों का खतरा बना रहेगा। यूवी रेज के संपर्क में आने से फ्री रेडिकल का निर्माण होता है और वह त्वचा के कोलेजन को तोड़ने लगती है। इसलिए आपको धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का उपयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए अलग अलग प्रकार के सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। पर्याप्त पानी पिए। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की नमी खोने लगती है और वह जल्दी डिहाइड्रेट होने लगती है। इसलिए आपको स्किन हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। इसके अलावा फ्रूट जूस, नारियल पानी, शिकंजी आदि का सेवन भी कर सकते हैं। आई क्रीम का इस्तेमाल। आंखों के पास की त्वचा ज़्यादा पतली और नाजुक होती है, इसलिए धूप या खराब जीवन शैली के कारण उसके डैमेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और डार्क सर्कल, आई बैग आदि का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आई क्रीम को अपनाना बेहतर स्किन केयर टिप हो सकता है। विटामिन से भरपूर स्किन केयर का इस्तेमाल करें। त्वचा की कसावट और निखार बनाए रखने के लिए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करें और हर किसी को स्किन के हिसाब से ज़रूरी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट स्किन केयर रूटीन अपनाएं। रात का समय त्वचा के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इस दौरान स्किन रिपेयर मोड में होती है। इसलिए आप सोने से पहले चेहरे से मेकअप उतारना या उसे साफ करना ना भूलें। वहीं आप मॉइस्चराइजर और कोलेजन बढ़ाने वाले सीरम या क्रीम का इस्तेमाल करें। दर्शकों, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कुछ वास्तु टिप्स। तुलसी के पौधे से जुड़ी इन जरूरी नियमों को जान लीजिए। घर में बनी रहेगी सुख शांति। वास्तु टिप्स। तुलसी के पौधे से जुड़े इन जरूरी नियमों को जान लीजिए। घर में बनी रहेगी सुख शांति। भारतीय घरों में तुलसी के पौधे को सुबह में जल चढ़ाने और शाम को दिया जलाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व रखने वाले इस पौधे से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें हैं, जिसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा गर्मी और ठंड में तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। ऐसे में पौधे को कपड़े से कवर कर दें। तुलसी के पौधों में जल देने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो कि आज भी जीवंत है। लेकिन धार्मिक मान्यता अनुसार एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी में जल देने की मनाही है। वास्तु नियमों के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। ज़्यादा गर्मी और ठंड में तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। ऐसे में पौधों को कपड़े से कवर कर दें। मान्यता अनुसार शाम ढलने के बाद तुलसी के पत्तों को तोड़ने से भी मना किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए कुछ लोग ऐसा करने से बचते हैं। कहा जाता है कि जो कोई गुरुवार को तुलसी के पौधों में दूध अर्पित करता है और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दिया जलाता है, उनके घर में मां लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। दर्शकों, आज हमने आपको कुछ वास्तु टिप्स बताई हैं। अब देखते हैं आज का अनोखा एपिसोड क्या है। नमस्कार, आरआरसी प्रस्तुत सिटी मैत्रीण में मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ। सहेलियों, आज मैं आपकी मुलाकात के लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर दीना शाह। दीना शाह मैम जो है, ये डॉक्टर तो है, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी है। तो आज हम इनसे जानेंगे कुछ न्यूट्रिशन बेस्ड क्वेश्चंस। हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, किस तरह से हमें ये मिल सकता है, साथ ही आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो चलिए मिलते हैं दीना शाह मैम से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, हमें ये बताइए कि आप आयुर्वेद में आपने एमडी किया है, साथ ही आप अभी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अभी रिसेंटली आप आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर रहे हो? मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर रही हूँ
और पिछले 1 साल से मैं हेल्थ कोच के रूप में कार्य कर रही हूँ। जी। तो आप जिस तरह से हेल्थ कोच हो, न्यूट्रिशन के फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, तो किस तरह का वर्क होता है आपका, क्या करते हो आप? वर्क में तो ऐसा है, हम पर्सनली जो भी मेंबर्स आते हैं हमारे पास अपनी हेल्थ प्रॉब्लम लेकर, उनकी पहले बात पूरी सुनते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। पर बेसिकली देखा जाए तो हर व्यक्ति में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज का खान पान इतना ख़राब हो चुका है, सब हाइब्रिड है। तो हम कितना भी अच्छे से खाए पिए, हमारे शरीर को वो लगता नहीं है, जो सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कि वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। और हर चीज़ की कमी, जैसे विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी, और वो फिर हम सप्लीमेंट के रूप में उसको लेते हैं, तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। तो जो ये आप न्यूट्रिशन के बारे में आप बता रहे हो, तो जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, तो क्या है ये, मतलब कोई सप्लीमेंट है, पाउडर है, किस तरह से वर्क करता है, कुछ बता सकते हो? जी हाँ, मैं जिस पर काम कर रही हूँ वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को आज वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन, उसका अवार्ड पिछले 2 या 3 साल से कंटिन्यू मिल रहा है। और अपने जितने भी स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं वो भी कंटिन्यू इसको यूज़ करते हैं। और हम डेली लाइफ में इसको यदि लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट चेंज करके, यानी हम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, पोहा, उपमा, कचौरी, समोसे, जलेबी, गाठी, इस तरह का हमारा ब्रेकफास्ट रहता है। पर यदि हम अच्छी तरह से सोचें तो कहा जाता है ब्रेकफास्ट मतलब हम रात का खाना कितने ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक सभी लोग खा लेते हैं या 10 बजे तक। तो उसके बाद अपन दूसरे दिन सुबह का नाश्ता 8 बजे के पहले, 7 से 8 के बीच में 9 बजे तक करते हैं। तो उस समय जो 12 घंटे का गैप आता है उसी को हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। उस समय अपनी बॉडी की सारी सेल्स जो होती है वो फूल चुकी होती है, यानी जो बोलते हैं ना हमें तेज़ी से भूख लगती है, उस समय उनको प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। और हम उस समय यदि उनको प्रोटीन प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, फ्रेश रहते हैं और हर काम में हमको पॉजिटिविटी मिलती है। जी, तो ये जो प्रोडक्ट है, तो ये जिस तरह से प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, तो इसमें और ये आपका जो प्रोडक्ट है इसमें क्या डिफरेंस है? प्रोटीन सप्लीमेंट एक अलग चीज़ है और ये जो हमारा शेक है उसमें जो बॉडी को 106 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, वो सभी पाउडर फॉर्म में रहते हैं। यानी हमें अलग से कोई भी चीज़ अपने को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सुबह उसको आधा कप दूध, आधा कप पानी मिला के या ओनली वाटर, ओनली मिल्क, कोई में भी 3 चम्मच शेक पाउडर और 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर मिला के यदि हमने 1 गिलास वो शेक ले लिया तो हमारे शरीर की जो उस दिन की जितनी आवश्यकताएं हैं विटामिन मिनरल्स की, वो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो कितने एज के मतलब ऊपर के बच्चे या फिर लेडीज़ ले सकती है ये? वैसे तो 18 साल के ऊपर के सभी आराम से इसको ले सकते हैं और बच्चों के लिए डायनोशेक करके बनाया हुआ है कंपनी ने। उसमें उनकी एज वाइज उनको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, जितने विटामिन मिनरल की ज़रूरत है वो सभी उसमें प्रोवाइड है। तो हमको बोनविटा ये वो कुछ भी न देके बच्चों को जो चिप्स बिस्किट की आदत है वो भी नहीं रहती है और बच्चे आराम से डायनोशेक यदि दिन में 3 बार रहते हैं तो उनकी मेमोरी भी इतनी शार्प हो जाती है, उनकी ग्रोथ भी बराबर परफेक्ट होती है। हमें और किसी चीज़ का टेंशन पेरेंट्स को नहीं रहता है। जी, तो क्या लगता है आपको कि डेली लाइफ में न्यूट्रिएंट्स, साथ ही विटामिन्स, प्रोटीन, इन सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस एज गैप के लोगों को होती है? ज़्यादातर तो ग्रोइंग एज में, मतलब 18 साल की उम्र से, और उसके बाद जब हम 40-45 की एज में आते हैं, मतलब प्री मोनोपोज पीरियड, उस समय हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि प्री मोनोपोज पीरियड में बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन रुक जाता है। वो हमें समझ में नहीं आता है कि वो हार्मोनल चेंज की वजह थी। नेचर भी लेडीज़ का काफ़ी चेंज हो जाता है। तो उस समय यदि ये बराबर टाइम पे हमने ये सब लिया तो हम पॉजिटिविटी की तरफ रहते हैं। प्री मोनोपोज पीरियड भी हमारा अच्छे से हो जाता है और उसके बाद मोनोपोज के बाद पोस्ट मोनोपोज में भी कैल्शियम वगैरह की जो हमको ज़रूरत रहती है उसका हमें पूरा नॉलेज मिल जाता है। जी, जैसे कि हम जानते हैं आप डॉक्टर भी हो आयुर्वेद में, तो क्या लगता है आपको कि एलोपैथी और आयुर्वेद में से किस तरह से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है? देखो, मेरे हिसाब से यदि सोचे तो आयुर्वेद बेस्ट है, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब है आर्यु
प्लस वेद, यानी उसकी यदि हम संधि विच्छेदन करें तो यानी आयु का विज्ञान जो है उसे आयुर्वेद कहते हैं और ये पूरी बॉडी पर काम करता है। आयुर्वेद में शरीर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद का मानना ऐसा है कि जब शरीर में तीनों में से किसी भी एक चीज का बैलेंस बिगड़ता है तो हमें रोगों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद तीनों पर बहुत अच्छे से कार्य करता है और जो रोग यानी कफ, वात या पित्त जिसका भी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है शरीर में, उसको शमन करता है, उसको बैठाता है और अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। आयुर्वेद की दूसरी प्लस पॉइंट यह है कि ये बीमारी को जड़ से खत्म करता है, यानी वो बार बार उठती नहीं है। एलोपैथी में क्या है, हमें टेम्पररी वो बीमारी को बैठाने के लिए टैबलेट्स वगैरह दे दी जाती है तो हम तुरंत 1-2 दिन में रिलीफ महसूस कर लेते हैं, बाकी थोड़े दिन बाद वो फिर उठना ही है। और आयुर्वेद जो है वो उसको जड़ से खत्म करने की, यदि आप पूरा कोर्स करते हैं तो कोशिश करता है। यदि आप कोई पेशेंट आया है और हमें ये बोलता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है तो हम सिर्फ सर दर्द बैठाने की दवा नहीं देते, पर उसका रीज़न ढूंढते हैं कि इसको सर दर्द किस वजह से हो रहा है। एसिडिटी की वजह से हो रहा है कि पेट में कोई गड़बड़ की वजह से हो रहा है कि इसका वात बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ गया है, इस वजह से हो रहा है, तो हम उसको शमन करने की कोशिश करते हैं। जी तो आयुर्वेद में भी काफ़ी तरह की मतलब दवाइयाँ होती है, जैसे कुछ दवाइयाँ जो होती है जड़ी बूटियों से बनी होती है, पेड़ पौधों से बनी होती है, और कुछ दवाइयाँ जो होती है जैसे कि उसमें भस्म यानी कि कुछ लोहे का, चांदी का, तांबे का, ऐसे अलग अलग भस्म होते हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि जो भस्म वाली जो दवाइयाँ होती है तो उससे भी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात तो सही है कि क्योंकि सबकी किडनी का वर्क एक सरीखा नहीं रहता है, पर बेसिकली जो नॉर्मल है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जिन्हें कोई किडनी की प्रॉब्लम है उन्हें मालूम नहीं है और वो उसे ले रहे हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब बच्चों को भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे सकते हैं? हाँ जी, बच्चे बॉर्न हुए तब से और प्रेगनेंसी पीरियड में भी 9 महीने इसका दे सकते हो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ, क्योंकि इसके साथ हम पथ्य का पालन करवाते। पथ्य मतलब हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है तो कौन से कॉम्बिनेशन में खाना है। आयुर्वेद में ये कॉम्बिनेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ये चीज़ के साथ ये चीज़ अवॉइड है, ये नहीं खाना है, इसके साथ वो इतने घंटे बाद खाना है, जो एलोपैथी वगैरह कोई मतलब चिकित्सा पद्धति में नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि कुछ पथ्य होते हैं, तो किस तरह के कुछ एक आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि इस तरह का कोई पथ्य होता है? अब जैसे आम है तो हम लोग आम का रस निकालते हैं तो उसमें दूध डाल के, एक जनरल मेंटेलिटी है कि आप आम का रस निकालेंगे तो उसमें आप दूध डाल के ही निकालते, पर आयुर्वेद में दूध और आम साथ में खाना वर्जित है। इसलिए वर्जित है कि वो यहाँ गले के नीचे आया इसोफेगस में कि वहाँ पर दूध और आम इकट्ठा हुआ कि वो फट जाता है, तो वो कोई चीज़ फटती तो उसकी रिएक्शन ही होती ना बॉडी में। इसलिए आम और दूध एक साथ नहीं लेना है। आम के बाद कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी नहीं लेना है, क्योंकि आम में शुगर लेवल ज़्यादा होता है और कोल्ड ड्रिंक से भी शुगर लेवल बॉडी का बढ़ता है, तो अपना बॉडी का शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए आम के साथ तुरंत कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स तो आधे घंटे पौन घंटे तक ना ले, बेटर है 1 घंटे के बाद ले। आम के ऊपर पानी भी वर्जित है, यदि आम खाने के बाद आपने पानी पिया है तो भी आपको पेट दर्द की शिकायत होती है, गैस हो जाता है पेट में। तो ये सब चीज़ें जैसे दही के साथ है कि भाई हमको दही जब कहीं यूज़ करना है तो हम उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर ले गैस पे और उसके बाद उसको यूज़ करें तो उसकी तासीर बदल जाती है, फिर वो हमें इतना ट्रबल नहीं देता है। जी, तो जिस तरह से आयुर्वेद है ये जड़ से बीमारी को मिटा देता है, तो कितना वक्त लेता है मिनिमम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट में, कितना वक्त लगता है? वो हम पर्टिकुलर आपको नहीं बता सकते कि ये बीमारी है तो 15 दिन लगेंगे कि 20 दिन लगेंगे कि 1 महीना लगेगा, क्योंकि ये बीमारी कब से है आपको, वो कितनी पुरानी है, उसके ऊपर आपने कौन सी ट्रीटमेंट ली है, उसके बाद आप कितना पथ्य का पालन कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। जी, और जैसे कि आयुर्वेद ने तो अभी काफ़ी प्रगति की है, पर ऐसी भी कुछ है डिसीज़ जिसमें अभी भी आयुर्वेद तो नहीं, फिर भी एलोपैथी ही ऑप्शन है, तो क्या लगता है आपको कि आगे भी आयुर्वेद इतना डेवलप हो सकता है कि जो बीमारियां अभी जिनका इलाज आयुर्वेद में नहीं है वो उसका भी इलाज निकल सकता है करके? देखो, आयुर्वेद तो बहुत पुराना हमारा चिकित्सा प्रणाली है,
पर हम आप जो कह रहे हैं कि एलोपैथी, तो एलोपैथी के पास जो इलाज है वो कई चीज़ों का इलाज आयुर्वेद के पास नहीं है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद को पनपने का, डेवलप करने का भारत में समय नहीं मिला। हालांकि कुछ वर्षों से पतंजलि के माध्यम से रामदेव बाबा ने आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है और आज फॉरेन कंट्रीज में आयुर्वेद की बहुत बोलबाला है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी साइंटिस्ट फिर से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आयुर्वेद हमारा बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि आज कैंसर का इलाज भी आयुर्वेद के पास नहीं है, पर हमारे पास पेशेंस नहीं है इतना कि हम वो ट्रीटमेंट पूरी हो तब तक उसका वेट करें। जी, मतलब जो ऐसी कोई खतरनाक बीमारियां हैं तो उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, इसलिए दैट्स व्हाई, हाँ। या अदरवाइज हम आयुर्वेद से भी ट्रीटमेंट ये सारी बीमारियों का कर सकते हैं, आपका ये कहना है। जी, अब आयुर्वेद में कैसा अश्वगंधा करके क्या औषधि है, वो कीमोथेरेपी पे भी रिजल्ट देती है, वो हर चीज पे अश्वगंधा इतना अच्छा रिजल्ट देती है। मैम, जैसे कि हमने सुना है कि आयुर्वेद में पंचकर्मा एक ट्रीटमेंट होती है, तो ये पंचकर्मा किस चीज़ के लिए होती है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है? पंचकर्म आयुर्वेद की एक सबसे पुरानी और सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है। पंचकर्म जो है वो 5 क्रियाओं से मिलकर बनता है और इस पंचकर्म का 100% रिजल्ट आपको मिलता है। पंचकर्म बीमार व्यक्ति भी करवा सकता है और नॉर्मल व्यक्ति भी करवा सकता है। इससे शरीर की शुद्धिकरण होती है एक तरह से। तो उसमें वमन है, विरेचन है, ये सब जो क्रियाएं हैं उसके द्वारा शरीर में से वात, पित्त और कफ का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको बाहर किया जाता है और पेशेंट को जो है उससे रिलीफ दी जाती है। और वे 100% गारंटेड इलाज है, पर वो एज वाइज सामने वाले की प्रकृति क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो कितना सहन कर सकता है, इस तरह से की जा सकती है। क्योंकि वमन, विरेचन, नाक में तेल वगैरह डाल के उसे नूसरू वगैरह करते हैं, उस तरह से जो है क्रियाएं, वो सब में इंसान की हालत पहले देखी जाती है, उसके बाद ही पंचकर्म किया जाता है। जी मैम, जैसे कि हमने सुना, आपने बताया कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर भी रह चुकी हूँ, तो आप अभी न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर रहे हो, तो आपकी फैमिली भी होगी, फैमिली को संभाल कर ये सारी चीज़ें आप कैसे मेंटेन करते हो? फैमिली को संभालना यानी इसको एक बर्डन के रूप में न लेकर हंसते खेलते पॉजिटिविटी रख के बॉडी में कि नहीं भाई ये तो मेरा रोज का कार्य है, मुझे करना है, तो हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि घर का काम तो करना लेडीज़ की जवाबदारी है, फैमिली को हेल्थ देना वो भी एक गृहिणी के हाथ में ही है। अपने परिवार को कैसे पॉजिटिव रखना है, कैसे खुश रखना है, कैसे बीमारियों से दूर रखना है, ये टोटली एक वुमन के हाथ में ही डिपेंड करता है। जी, कुछ ऐसी आपको डिफ़िकल्टीज आती है कभी कि आपको आपका वर्क भी देखना है, आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये सारी भी देखना है, तो कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आती है आप? आती है, रोज़मर्रा की लाइफ में ये सब बातें तो कॉमन है, ये सब आता ही है, हर लेडीज़ को आता है, मुझे नहीं, हर वर्किंग लेडीज़ को भी आता है और हाउसवाइफ को भी आता है। पर उन सबको मैनेज करना, उस समय हाइपर होना या टेंशन नहीं लेना है, उस समय सोचना है कि मेरे को किस काम को प्रायोरिटी देना है, उस काम को पहले करिए, बाकी का काम आप आके भी कर सकते हैं और जो अपना ज़रूरी है बाहर का काम उसको अपन निपटा सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या लगता है कि एलोपैथी के जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुछ, तो इसके भी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं? जी नहीं मैडम, आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं होते हैं। इसको जब तक लिया आपको रिलीफ ही मिलेगा, इसको बंद करने के बाद भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, एलोपैथी क्योंकि वो पूरा केमिकल बेस्ड है और आयुर्वेद जो है पूरा हर्ब पर बेस्ड है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट का कोई सवाल ही नहीं है। आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम सभी जानते हैं किस तरह से लोगों की लाइफ बिजी हो गई है। जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है इसके लिए हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है। एलोपैथी लेकर हमें ऐसे लगता है कि जल्दी से सारी चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए है। तो लोगों की ये जो सोच बन चुकी है कि एलोपैथी ले लो और बस ठीक हो जाओगे, आयुर्वेदिक की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बराबर। तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो हर व्यक्ति से ये कहना चाहूँगी कि आप एलोपैथी लेके टेम्पररी रिलीफ ले लेते हैं, नो डाउट मैं भी लेती हूँ कि भाई मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे कहीं जाना है अर्जेंट में, तो ले लेती हूँ, पर फिर उसके बाद
उसके बाद अपने पास जब टाइम है तब अपन ने थोड़ा सोचना कि मुझे उस दिन सर दर्द हुआ था तो क्यों हुआ था, या मुझे रात को नींद नहीं आई थी तो ऐसा क्या मैंने खाया था कि लेट खाया था कि गैसेस होने वाली चीज़ खाई। तो वो अपने डॉक्टर अपन खुद भी बन सकते हैं, और कोई अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके रखिए, उनसे परामर्श करके आप उनके पास से दवाइयाँ लीजिए। तो ये आपके रोज रोज की जो सर दर्द है, पेट दर्द है, ये छोटी छोटी बीमारियाँ वो बार बार आपको आएगी नहीं, और वो न आने से आप बड़ी बीमारी से भी बचे हुए रहेंगे। जी, अब 30 की एज के बाद में लेडीज़ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसे लेडीज़ को फिट रहने के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उन्होंने उनके न्यूट्रिशन का, उनके डाइट का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? अधिकतर भारतीय नारी का ये एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी फैमिली के खान पान की तरफ, उनकी हेल्थ की तरफ, यानी हर उन बच्चों की, पप्पा की, उनके सबकी तरफ ध्यान देती है, पर खुद के लिए उनके पास कभी भी टाइम नहीं रहता है। कुछ भी कहो तो बोले हमारे पास कहाँ टाइम है। तो मैं सबसे पहले तो सभी लेडीज़ को एक बात बोलना चाहूँगी कि खुद से प्यार करो, अपने आप से इतना प्यार करो जितना फैमिली से करते हो। अपने लिए रोज का 1 घंटा फिक्स रखो, उसमें आपको जो कुछ अच्छा लगता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को बातें करना अच्छा लगता है, किसी को एक्सरसाइज अच्छी लगती है, जो आपके मन में अच्छा लगता है उसके लिए रोज का अपना 1 घंटा रखो। सुबह का ब्रेकफास्ट कभी भी अवॉइड मत करो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी काम ना हो आपको, तो भी आप 5-10 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट जरूर निपटाएं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद आप में एक अलग एनर्जी डेवलप होती है। और आपने कहा 30 के बाद तो नहीं, पर 40 के बाद जी, क्योंकि प्री मोनोपोज पीरियड 40-42 के बीच स्टार्ट हो जाता है करीब करीब, तो उस पीरियड में पूरा हार्मोनल चेंज होता है, तो लोगों में डिप्रेशन आ जाता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें कोई चीज़ में मन नहीं लगता है। यानी वो प्री मेनोपॉज पीरियड जो है उसको आपको अच्छे से हैंडल करना है। आपने ये समझना है कि यह एक नैसर्गिक क्रिया है, इसके लिए कोई अलग से टेंशन लेने की, अलग से दवाइयाँ लेने की वो कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बस फिट रखिए। फिट कैसे रखेंगे? थोड़ी सी वॉकिंग करिए, थोड़ा सा डांस, या आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो वो सुनिए, थोड़े से एक्सरसाइज, योगा वगैरह। ऐसा नहीं है कि जिम में जाइए, घर में आप थोड़ी सी एक्सरसाइज यूट्यूब से देख के या आपको जो भी समझ में आती है हाथ पैर हिला के वो कर सकते हैं। अपनी डाइट पे ध्यान रखिए कि आपको हरी सब्जियां खानी है, रोज का एक सीजनल फ्रूट खाना है, 3-4 बादाम और अखरोट सोक करके रखिए, उसको दिन भर में कभी भी आपको खाना है। 5 बादाम 2 अखरोट, इससे ज़्यादा नहीं, उतना खाना है। पर्याप्त नींद लेना है, और टेंशन दिमाग पर हावी ना होने दे, उस टेंशन के लिए सोच समझ कर डिसीजन ले। इन सब छोटी छोटी बातों पे अभी आप ध्यान रखेंगे तो आपका पीरियड बहुत आसानी से निकल जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिस तरह से आपने पथ्य की बात की थी, तो मुझे ये बताइए कि आपने कुछ समय पहले जिक्र किया था कि पानी पीने के भी कुछ नियम होते हैं, कि पानी भी इस तरह से पीना चाहिए। तो इस तरह से खाना खाने के और पानी पीने के क्या नियम होते हैं, तो वो आप हमें बता सकते हो? खाना खाने के तो नियम में बताइए, एक तो ब्रेकफास्ट कंपलसरी, उसके बाद खाना आपको 1 से 2 बजे के बीच में खाना है। और खाना खाने से पहले खाने की थाली को ऐसे डिवाइड करें कि आधी थाली आपकी सलाद से रहे। जो भी सलाद आपको पसंद है उसको वेरिएशन करके, कभी दही डाल के, कभी पनीर डाल के, उसको आधी थाली आपकी जो है वो सलाद से होनी चाहिए। और वो आधी थाली आपने पहले खानी है। पानी जो पीना है आपको खाना खाने के पहले पी लेना है। खाने के दौरान और खाने के बाद आपको पानी पीना नहीं है। ज़्यादा बहुत इच्छा हुई तो 1 घूंट आप ले सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। तो आधी थाली आपने सलाद से खानी है। आधी थाली में से 1/4 हिस्सा आपका कार्ब का होना चाहिए, यानी रोटी चावल जो भी रहे, और 2 से ज़्यादा कार्ब ना लें। यानी रोटी और दाल ले रहे हैं तो चावल और दाल साथ में ना ले, रोटी और दाल ले ले, ये चावल और दाल ले ले, क्योंकि जितने ज़्यादा कार्ब बॉडी में जाते हैं उतना ही हमारे शरीर को उसको पचाने में एनर्जी लगती है और अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। और वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता उसे ही डायबिटीज़ कहते हैं हम। तो एक ये बात का ध्यान रखें। शाम का खाना आप हो सके तो 7 साढ़े 7 तक
खा ले। ये जो हम लोग 9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं और फिर तुरंत सोने जाते हैं, तो वो खाना हमारा पचता नहीं है, और वो अपचा खाना जो है वो फिर अपने इंटेस्टाइन में सड़न पैदा करता है, और उसके बाद वो आगे जाके कैंसर में रूपांतरित होती है, जो असड़ा खाना बॉडी में से बाहर नहीं निकलता है। तो एक ये ध्यान रखिए। दूसरा, हर 20 kg वेट पर 1 लीटर पानी, ऐसा आपका एक मेजरमेंट आप बना लीजिए कि मेरा वेट इतना है तो मुझे इतना पानी दिन भर में पीना है। वो पानी भी आपको एक साथ ग्लास भर के बैठे और पी लिया ऐसे नहीं पीना है, एक एक घूंट करके आप जहाँ भी बैठे अपने साथ पानी लेके बैठे और एक एक 2-2 घूंट पी लिया, फिर छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, फिर 2-3 घूंट पी लिया। इस तरह से आप आपकी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं, क्योंकि 72% हमारी बॉडी का वाटर है, और हर ऑर्गन को, चाहे वो लीवर है, स्टमक है, कोई भी ऑर्गन है, हमारा पैंक्रियास है, उसको वर्क करने के लिए पानी की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बॉडी को डिहाइड्रेट कभी ना होने दे, उसको हाइड्रेटेड रखें बॉडी को, तो आपकी बॉडी एकदम सुचारू रूप से काम करेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको बार बार फेशियल करवाना ये वो कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्किन की ग्लो जो रहती है वो बेस्ट है पानी पर। जी। और रात को खाना खाने के बाद 100 कदम घर में ही चले। खाना खाने के बाद वॉकिंग करना भी मना है। खाना खाने के आधे घंटे तक आपको ठंडा पानी पीना नहीं है, फ्रिज का तो बिल्कुल नहीं, मटके का भी नहीं। और आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मुझे पानी पीना है तो हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हैं 5-10 मिनट के बाद। जी। जापान के लोगों की एज का रहस्य यही है कि वो लोग कभी खाना खाने के बाद चाय लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, कोई भी ब्रेवरेज लेते हैं हॉट, पर पानी नहीं पीते। और खाना खाने में 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगाइए, यानी अच्छे से चबा चबा के खाना खाइए। पहले स्टार्टिंग में 6 बार चबाने की आदत डालिए, फिर उसको 8 पर ले जाइए, फिर 10 पर ले जाइए। ऐसे जितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो 10 से 12 बार एक निवाला चबाइए, तो वो खाना मुंह में ही सलाइवा के साथ मिक्स होके आपका पच जाएगा। उससे खून भी अच्छा बनेगा, आपके ऑर्गन्स को भी कम काम करना पड़ेगा, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। जी। तो इस तरह से दीना मैम ने हमको खाने की कुछ आदतों के बारे में और पानी पीने की कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया है, तो इसे फॉलो करोगे तो आप भी हेल्दी रह सकते हो। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया योगा का भी आपने जिक्र किया था कहीं, तो योगा कितना कारगर है हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में हमें फिट रखने के लिए, और क्या आप कहना चाहोगे योग के बारे में कि रोज़ हमने करना चाहिए इसके लिए? योगा आयुर्वेद की एक प्राचीन पद्धति ही है। जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वैसे ही ये मन के लिए आयुर्वेदा है। मतलब योगा से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि उसमें मन, शरीर, आत्मा सभी का शुद्धिकरण होता है। यानी योगा हो सके तो वीक में 5 बार 6 बार, ना हो सके तो 3 बार तो एटलीस्ट करिए। उसमें आप प्राणायाम कर सकते हो, उससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बराबर रहेगा। प्राणायाम के साथ साथ आप ओमकार का जाप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आजकल तो चेयर पर बैठकर भी सूर्य नमस्कार होते हैं, यानी वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे व्यायाम, अनुलोम विलोम है, ये सब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाइए। जहाँ भी आप बैठे, यदि टीवी देख रहे हैं तो भी थोड़ी देर कर ले, यदि आपने खाना नहीं खाया है वो सब चलता है। पर ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के ही कर रहे हैं कि रात को सोते वक्त ही करना है। आप दिन भर में कभी भी ये चीज़ें कर सकते। थोड़ी देर मेडिटेशन किया, आपका दिमाग शांत रहेगा। थोड़ी देर हल्का म्यूज़िक सुना, वो भी बहुत अच्छा रिलैक्स है अपने लिए। जी। तो आपने योगा के भी फ़ायदे बता दिए और आपने आयुर्वेद का भी सारी चीज़ें महत्व बताया है। तो अब इसके अलावा भी आपकी और कुछ हॉबीज़ है? जी हाँ, कुकिंग मेरी सबसे अच्छी हॉबी है। जी। तो क्या क्या बना लेते हो आप? आपको क्या अच्छा लगता है? मतलब आप जो कहे वो मैं बना लेती हूँ। सब कुछ स्पेशल डिश होगी आपकी? जो स्पेशल डिश तो कुछ नहीं, सब पंजाबी डिशेस भी अच्छे से बना लेती हूँ, गुजराती भी बनाती हूँ। दाल बाटी और ऊंधिया जो हमारा गुजरातियों का स्पेशल सब्जी है, वो बहुत सारे लोगों को मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। तो हमारे सिटी मैथरीन के जो हमारी सहेलियाँ हैं, इनको आप इसकी रेसिपी कब बता रहे हो? जब आप बोलेंगे हाँ, पर सीजनल बता सकती हूँ। जब सीज़न आएगा, अभी नवंबर दिसंबर में सारी सब्जियाँ आएगी, तब मैं आपको ऊंधिया की रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। जी। तो याद रखिएगा, नवंबर दिसंबर में हम आपके लिए ज़रूर मैम से ऊंधिया की रेसिपी ज़रूर लाएंगे आपके लिए। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया आपको कुकिंग की भी हॉबी शौक़ है,
इसके अलावा भी आप और कुछ सोशल वर्क्स भी करते हो? जी हाँ, मैं सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हूँ बहुत शुरू से। तो मैं कहीं ना कहीं कोई संस्था से जुड़ी हुई रहती हूँ। लायनेस क्लब की मैं 3 साल पहले प्रेसिडेंट थी। उस समय भी मैंने सेवा के बहुत अधिक कार्य किए हैं। उस समय मैंने साल भर में 305 प्रोजेक्ट सेवा के करे थे। ये मतलब हमारे लायनेस के लिए बहुत गौरव की बात है कि लेडीज़ें भी इतना अच्छा वर्क कर सकती है। और इसके लिए तो मैं अपनी सारी लायनेस सखियों को धन्यवाद देना चाहूँगी आपके माध्यम से कि उन लोगों ने मुझे साल भर इतना ज़्यादा साथ दिया कि मैंने 305 प्रोजेक्ट किए। लोग मुझे पूछते थे कैसे घर संभाल के आप इतना कार्य करती, पर वो सब मेरी फ्रेंड्स लायनेस उनके बदौलत ही मैं कर पाई हूँ। और आज पूरे लायनेस में हमारे अकोले क्लब का नाम जो है ऊंचा, वो उसी की वजह से। उस समय मैंने इसका सैनिटरी पैड का ये लिया था, अच्छा, एक प्रोजेक्ट लिया था। और उस समय मैंने महसूस किया था कि हमारी जो लड़कियां हैं अकोला की स्कूल की, उनको पेड़ कैसे यूज़ करती हैं, वो कैसे हाइजीनिक उस पीरियड में रहते हैं, वो तक नॉलेज नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो प्रोजेक्ट लिया था स्कूल में, तो वो लड़कियां सुनने के लिए भी मतलब आंखें नीचे करके बैठी थी। यानी हमको ये लग रहा था कि हम यानी पागल है, कुछ बोल रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसमें से 2-3 लड़कियों को बुला के मैंने पूछा कि बेटा क्यों ऐसा रिएक्शन है आपका? तो बोले हम जानते ही नहीं ये क्या चीज़ है। फिर हमने उनको बताया इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हाइजीनिक रहते हैं। तो उन्होंने मुझे निकलते वक्त ये बोला कि मैडम हर महीने आप आइए और हमको नॉलेज दीजिए और साथ में हमको पेड्स भी दीजिए। जी, तो ये मेरा प्रोजेक्ट उस समय बहुत अच्छा रहा। जी जी। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो बच्चियाँ होती है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती है, तो ऑब्वियसली वो कुछ गरीब घरों से ही होगी, उनको नॉलेज तो नहीं होती है क्योंकि उनके पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं जो उनको इतनी नॉलेज दे सके। तो उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही बात बताइए आप। तो ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस के लिए भी आप आगे भी कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हमको ये चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है और मैं कर सकती हूँ? जी, हमें इस सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा वर्क अभी भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं वो सैनिटरी पैड के बारे में नहीं जानते। यदि जानते हैं तो यूज़ करके कैसे उसे डिस्पोज करना वो नहीं जानते हैं, कितने रेगुलर इंटरवल के बाद उसे बदलना है, और कैसे हाइजीन उस समय 3 दिनों में अपनी बॉडी को कैसे हाइजीन चाहिए। ये सब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में एक पीरियड रख के ये पर्टिकुलरली टीचरें उनको समझाए तो वो लोग समझ सकते हैं। क्योंकि आखिरी में उन्होंने यही वर्ड मुझे बोला था, हमारे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे को हर महीने वो इतना पैसा दे सके, तो मैडम प्लीज़ आप हर महीने हमें प्रोवाइड करिए। तो उस साल तक तो मैंने सब कुछ करा, पर अभी ये 3 सालों में मैंने फ्रेंकली बता रही छोड़ दिया है। पर अब आपके कहने से मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सिर्फ आपने ही नहीं तो ये इनिशिएटिव मैं कहती हूँ कि स्कूल्स ने लेना चाहिए जी। क्योंकि स्कूल्स की जिम्मेदारी है, जब वो स्टूडेंट्स को कुछ एजुकेशन दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का भी वो एजुकेशन दे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको नॉलेज नहीं होता है। तो मैंने पेपर में एक न्यूज़ ये भी पढ़ी थी कि एक लड़की को ऐसे फर्स्ट टाइम पीरियड आने पर उसे ऐसा लगा था कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हुआ है, तो इस वजह से उसने ये सोचकर आत्महत्या कर ली। अच्छा जी। तो ये चीज़ों की सख्त ज़रूरत है स्कूलों में, ये सारी चीज़ों की नॉलेज देने की। साथ ही हमारा खुद का भी ये कर्तव्य बनता है, घर से भी हम उनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज दें, उनको ये सारी चीज़ें बताएं, उनको अवेयर करें इन चीज़ों के बारे में। तो पेरेंट्स की ये जवाबदारी है, स्पेशली माँ की ये जवाबदारी है कि उसने अपने बच्ची लड़कियों को एक एज के बाद की 10-11 साल की हो गई तो उनको समझाना चाहिए कि तुझे ये कभी भी ये परिस्थिति आ सकती है, चाहे तू किसी भी जगह पर रही हो, वो चाहे स्कूल है कि किसी के घर गई है कि अपने घर में है, तो उस समय तुझे ये कैसे फेस करना है। ये हर माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बताए। एक दूसरी ज्वलन समस्या अपने इंडिया में खाने की है। हम लोग इतना फूड वेस्ट कर देते हैं, पर बाहर जाके देखो तो आज भी लोग भूखे सोते हैं। तो मेरी एक गुजारिश सबसे यही है कि आप थोड़ा सा अन्नदान का नियम रखें कि किसी भी तरह से रोज कम से कम
एकाध इंसान का पेट भी आप भर सकते हैं, तो उसे भरने में कभी ये ना सोचे कि महंगाई है मैं ये क्यों करूं, इतना अपना वेस्ट चला ही जाता है। और दूसरी, हर लेडीज़ को एक बात कहना चाहूँगी कि वो घर में बचा हुआ कुछ भी है, डाइनिंग टेबल पे बैठी है, हस्बैंड बच्चों ने खा लिया, उसके बाद कुछ भी बचता है तो अपने पेट को डस्टबिन समझ के उसमें डाल देती है कि नहीं इतना सा कहाँ फेंकूँ, मैंने खा लिया। फिर वो जरा जरा खाना जो है वो हमें मोटापे की ओर ले जाता है। तो कम से कम अपने पेट को भी डस्टबिन ना समझे। जी सही है, एकदम सही कहा आपने। हम सभी औरतों का हाँ, ये होता है कि जब रात का भी खाना बच जाता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम ये सोच लेते हैं कि इतना सा रखने से तो चलिए खा लेते हैं, हाँ डाल देते पेट सही, पर वो गलती कभी ना करे। जी, अब ये तो हुई सारी बातें अभी तक सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ों के बारे में। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ हमसे शेयर कर सकते हो कि किस तरह से आपकी मतलब फैमिली में कौन कौन है और आप किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करते हो, तो इस बारे में। जी, मेरी जॉइंट फैमिली है। आज भी काका ताऊ हम लोग सभी लोग साथ में रहते हैं। पहले तो करीब 25 लोग थे जब मैं शादी करके आई थी, तब मेरी सास और उनकी 2 जिठानी और 2 देवरानी, ऐसे वो 4 सास और मैं, यानी मैं पहली बहू थी, हम लोग सब साथ में रहते थे। करीब 25 जन एक साथ रहते थे। 4-5 नंदे मेरी कुंवारी थी पूरी फैमिली की मिला के, और 8 देवर थे। उन सब की शादियाँ मेरे हाथ में ही हुई है, ये कहो तो चल सकता है, क्योंकि मैं छोटी एज में ही मेरे पे जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हो ऐसा मुझे लगा था, पर मैंने खुशी खुशी हर चीज़ को निभाया है। मैं शादी करके आई तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, फ्रैंकली मुझे खिचड़ी बनाना भी नहीं आता था, पर मेरी सास ने और काकी सास ने मुझे बहुत प्यार से ये सब चीज़ सिखाई। आज मैं 40 इंसान का खाना भी बनाने का बोलो तो विदिन आवर आपको एकदम टेस्टी खाना बना के गारंटेड दे सकती हूँ। जी, और हमने सुना है कि आप बिना प्याज लहसुन के कांदा बिना इसके ही खाना बनाते हो, तो फिर भी बहुत टेस्टी होता है। तो क्या इसके पीछे का क्या राज है? तो इसके पीछे का राज यही है मैम कि हम लोग जैन हैं और हमारे जैन धर्म में आलू कांदा लहसुन खाना मना है। तो करीब करीब काफ़ी घरों में ये चीज़ें नहीं खाई जाती है और मेरी फैमिली में भी नहीं खाई जाती है, क्योंकि मेरा परिवार भी धार्मिक परिवार है। तो मेरे बेटे बहू भी जो आज के युग के हैं वो लोग भी नहीं खाते हैं। मेरा 3 साल का पोता है, वो भी उसको बोलो कांदा खाने को तो बोलता नहीं, कांदा खाने का नहीं है। तो मेरे घर में आलू प्याज वगैरह आते नहीं, तो मैंने ऐसी रेसिपी खुद ने ही डेवलप करी है कि जहाँ प्याज का मुझे उपयोग ना करना पड़े, और फिर वो कॉम्बिनेशन करती जाती हूँ कि प्याज नहीं डालना है तो मुझे ये डालना है, वो नहीं डालना है। ऐसे करके मैंने रेसिपियाँ जो तैयार करी है वो बहुत टेस्टी बनती है। यानी मैं कह रही ना, होटल की ये अपने पनीर की सब्जी और मेरी सब्जी आप बिना प्याज की रख लो तो भी आप मेरी सब्जी खाना पसंद करोगे, गारंटेड कहती हूँ। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको कि जैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आज तो देखा जहाँ पर भी हम देखते हैं विभक्त परिवार पद्धति हमको दिखाई देती है, तो जॉइंट फैमिली में रहने के कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या जॉइंट फैमिली में आप एंजॉय करते हो, किस तरह से जोड़ के रखा है ये आज भी? क्योंकि हम नहीं देखते, आज हर जगह हम देखते हैं कि सेपरेट रहते हैं सभी लोग, तो किस तरह से आपने अभी तक जोड़ के रखा है फैमिली को? देखो, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हर व्यक्ति को क्या पसंद है वो यदि आपकी समझ में आ गया तो आपका किसी के साथ मनमुटाव नहीं होगा। दूसरी बात, यदि बर्तन साथ में है तो खटकने वाले हैं, कभी बोलचाल हो भी गई तो उसको थोड़ी देर बाद भूल जाइए। और अपने घर में काम के लिए ही झगड़े होते हैं। किसी भी फैमिली में रहा तो उसने ये नहीं करा, मैंने ये करा, उसने वो नहीं करा, तो उस बात को भूल जाइए। यदि आपने थोड़ा सा ज़्यादा करा या कभी थोड़ा कम करा तो उसके पीछे लड़ झगड़ के कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हाँ, उसको शांति से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई आज मुझे बाहर जाना है, तू संभाल ले, आज तू बाहर जा रही तो मैं संभाल सकती हूँ, तो कभी झगड़े नहीं होते। आज मेरी भी 2 बहुएँ हैं, दोनों पढ़ी लिखी हैं, पोता है, सब लोग हम लोग साथ में रहते हैं। चाची सास है मेरी, चाचा की बहुएं हैं, हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं। पर हमारे बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग घूमने फिरने भी साथ में जाते हैं, पूरी फ्रीडम है, चाहे जीन्स पहनो चाहे कुछ भी पहनो, कोई किसी को टोकता नहीं है। पर हाँ, हमारी एक मर्यादा रेखा है कि हमें अपने परिवार की जो साख है उस पर कोई आँच नहीं आने देनी है। तो उस हिसाब से हम उस दायरे में ही अपना सब कुछ करते हैं। पूरी फैमिली एक साथ होटल जाती है, एक साथ पिक्चर जाती है, एक साथ घर में एंजॉय करते हैं। हमको बाहर की दुनिया से जैसे कुछ लेना देना नहीं है, हम अपना ही खुद अच्छे से अच्छा एंजॉय कर लेते हैं। जी बिल्कुल।
तो देखिए सहेलियों, हमने आज दीना मैम से बहुत कुछ जाना है। सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, साथ ही मेडिसिन्स, आयुर्वेद, एलोपैथी, ये सारी चीज़ें भी जानी है। हर्बल लाइफ, तो हर्बल लाइफ, इसके बारे में भी हमने जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने उनसे सारी बातें आज हमने जो की है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव उन्होंने बातें बताई है। जिस तरह से खाने के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, पानी किस तरह से पिया जाता है, कैसे कब पीना है, तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने आपको बताई है। तो अब उनसे इतनी सारी बातें करने के बाद में अब वक्त हो चला है उनसे अलविदा लेने का। तो एक बार उनसे हम फिर एक क्वेश्चन हम उनसे पूछना चाहेंगे कि हमारी जो सिटी मैथिन की व्यूवर्स है, जो हमारी सहेलियाँ हैं, इनको आप हमारे शो के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो? जी वैसे तो मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जैसा मैंने कहा, अपने आप को इतना बिजी रखिए, अपने हौसलों को इतना बुलंद रखिए कि उनको पंख लग जाए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट रहता है, उस अपने छुपे हुए टैलेंट को सिटी मैत्रिणी के माध्यम से बाहर निकालिए, उसको दबाइए नहीं। आपके गुणों को यदि आप बाहर निकालेंगे तो आप भी निखरेंगे और आपका परिवार भी निखरेगा, और आपको जो जीने की चाह है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको बुढ़ापा आएगा तब भी आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे अच्छे से जीना है, जितने साल जीऊँ मुझे अच्छे से। आज मैं जैसे बोलती हूँ, जितने साल जीना है अच्छे से जीना है, दूसरे पर डिपेंड होकर नहीं जीना है। वैसे ही आप लोग भी बोलेंगे कि मुझे जितने साल जीना है अच्छे से जीना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो ज़िंदगी है, प्रॉब्लम्स आना है, उसका सॉल्यूशन भी हमें ही निकालना है। ज़िंदगी का नाम ही प्रॉब्लम्स है, तो किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है, क्योंकि स्मूथ लाइफ कोई मज़ा थोड़ी देगी। कोई प्रॉब्लम आएगी तभी हमें ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। तो शांति से हर चीज़ का हल निकालिए, किसी के साथ कंपटीशन न करिए, पॉजिटिव रहिए, समय पर खाइए, समय पर सोइए, और एक अपनी अलग पहचान बनाइए। आज हमको एक माध्यम मिला है सिटी चैनल के द्वारा, उसका भरपूर उपयोग लीजिए। कोमल जी हमारे गुणों को निखारने के लिए हमारे साथ है ही, तो उन गुणों को निखारिए। आप आपके अंदर जो टैलेंट उसे बाहर निकालिए। कोई भी टैलेंट छोटा नहीं होता है, चाहे वो पाक कला हो या कोई भी हो, तो उस टैलेंट को निखारिए, जरा भी मत डरिए या मत शर्माइए। जी तो जिंदा दिली की मिसाल है दीना जी, और जिस तरह से उनका उत्साह है हमने देखा है, तो ये आज हम यंगस्टर में भी नहीं होता है। इनसे ये चीज़ें सीखने जैसी है। तो सहेलियों, चलिए दीना जी से हम उनका शुक्रिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे यहाँ आने का और हमें वक्त देने के लिए, हमारी सिटी मैथिन की व्यूवर्स को इतनी सारी जानकारी देने के लिए, हमारे आपने जो बताया है न्यूट्रिशन के बारे में, ये सारी चीज़ें बताने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए सहेलियों, अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए RRC न्यूज़ चैनल। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर यहीं मिलेंगे। ब्रेक के बाद सभी सिटी मैथिन के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे इंग्लिश प्राध्यापिका कीर्ति सराफ मैडम इनके साथ। नमस्कार दर्शक हो, मी कीर्ती सराफ आजच्या इंग्लिश स्पीकिंग सेशनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। हेलो एवरीवन, दिस इज कीर्ती सराफ अँड आय वुड लाईक टू वेलकम यू ऑल इन टुडेज इंग्लिश स्पीकिंग सेशन। मित्रांनो, आज आपण एका नवीन कन्स्ट्रक्शन सोबत स्टार्ट करतो आपला एपिसोड। ही जी कन्स्ट्रक्शन आहे, आय प्रॉमिस, म्हणजे एखाद्याला आपण आश्वासन देतो, एखाद्याला वचन देतो, एखाद्याची शपथ घेऊन सांगतो किंवा एखाद्याला अश्युरिटी देतो की मी हे करणारच आहे, तर ते इंग्लिशमध्ये कसं सांगायचं? एखाद्याला आश्वासन देणे, वचन देणे, एखाद्याला शपथ देऊन आश्वस्त करणे की मी हे करेल, डोंट वरी, तर हे इंग्लिशमधून आपण कसं सांगायचं ते आज आपण शिकणार आहोत। त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात आय प्रॉमिस। आय प्रॉमिस म्हणजे मी वचन देतो आहे, मी तुला आश्वासन देतो आहे। आय स्वेअर पण म्हणतात त्याला। आय स्वेअर म्हणजे मी शपथ घेऊन सांगते। येस, आय स्वेअर, मी शपथ घेऊन सांगते। किंवा
आय अश्युअर यू दॅट. आय अश्युअर यू म्हणजे मी तुला खात्री देते की असं होईल. आय अश्युअर यू. तर प्रॉमिसच्या जागी तुम्ही स्वेअर यू किंवा आय अश्युअर यू हे पण वापरू शकता. पण आय प्रॉमिस हे खूप कॉमन आहे, सगळ्यांना माहीत पण आहे. तुम्ही आय प्रॉमिसच्या जागी आय स्वेअर यू किंवा आय अश्युअर यू पण वापरू शकता. तिघांचा अर्थ एकच होतो की आपण दुसऱ्याला आश्वासन देतो आहे, खात्री देतो आहे की हे करणार, हे होईल किंवा मी असं करेलच. ओके. तर बघूया मित्रांनो आजच्या कन्स्ट्रक्शनचे सेंटेन्स कसे बनवायचे, त्याच्यापासून वाक्य कसे बनवायचे आहेत. ओके. सो द कन्स्ट्रक्शन इज आय प्रॉमिस. ओके. आय प्रॉमिस टू कंप्लीट माय वर्क. मी वचन देते की मी माझं काम कंप्लीट करेल. आय प्रॉमिस टू हेल्प यू. मी वचन देते की मी तुला मदत करेल. आय प्रॉमिस टू टॉक विथ हिम. मी त्याच्याशी बोलेल, नक्की बोलेल असं मी वचन देते. आय प्रॉमिस टू टेल द ट्रूथ. मी सत्य सांगेल असं तुला वचन देते. आय प्रॉमिस नॉट टू टेल लाईज. मी कधीही खोटं बोलणार नाही. आय प्रॉमिस आय विल मीट यू. मी वचन देते की मी तुला नक्की भेटेल. आय प्रॉमिस आय विल फिनिश माय वर्क ऑन टाईम. मी वचन देते की मी माझं काम वेळेतच पूर्ण करेल. आय प्रॉमिस आय विल टीच यू इंग्लिश. मी वचन देते की मी तुला इंग्लिश शिकवेल. आय प्रॉमिस आय विल रीड दिस नॉवेल. मी हे नॉवेल नक्की वाचेल. आय प्रॉमिस आय विल ट्राय टू ओव्हरकम द डिफिकल्टी. मी प्रॉमिस करते की मी या कठीण परिस्थितीतून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करेल. आय प्रॉमिस आय विल थिंक पॉझिटिव्ह. मी प्रॉमिस करते, मी वचन देते की मी नेहमी सकारात्मक विचार करेल. ओके. आय प्रॉमिस आय विल फिनिश द टास्क. फिनिश द टास्क म्हणजे जे काही काम तुम्हाला दिलेलं आहे ते तुम्ही कंप्लीट कराल. आय प्रॉमिस आय विल प्ले विथ यू. मी प्रॉमिस करते की मी तुझ्यासोबत नक्की खेळेल. आय प्रॉमिस आय विल हेल्प यू टू फिनिश युअर टास्क. मी प्रॉमिस करते की मी तुला तुझं काम कंप्लीट करण्यामध्ये, पूर्ण करण्यामध्ये मदत करेल. आय प्रॉमिस आय विल बी विथ यू. आय विल बी विथ यू म्हणजे मी तुझ्यासोबतच असेल. आय प्रॉमिस आय विल लव यू ऑलवेज. मी तुझ्यावर नेहमी प्रेम करेल. आय प्रॉमिस आय विल बी विथ यू म्हणजे मी नेहमी तुझ्यासोबतच असेल. आय प्रॉमिस आय विल हेल्प यू टू गेट द जॉब. मी प्रॉमिस करते की तुला नोकरी मिळवून देण्यात मी मदत करेल. आय प्रॉमिस आय विल गाईड यू फॉर एव्हर. मी प्रॉमिस करते की मी तुला नेहमी मार्ग दाखवत राहील किंवा मदत करत राहील, गाईड करत राहील. ओके. आय प्रॉमिस आय विल डू माय वर्क ऑनेस्टली. मी माझं काम अतिशय प्रामाणिकपणे करेल असं मी प्रॉमिस करते. आय प्रॉमिस आय विल टॉक पोलाइटली. मी प्रॉमिस करते की मी नेहमी पोलाइटली बोलेल, एकदम आज्ञाधारकपणे, पोलाइटली, नम्रपणे बोलेल. ओके. आय प्रॉमिस आय विल हेल्प द पुअर. मी प्रॉमिस करते की मी गरीब लोकांना मदत करेल. आय प्रॉमिस आय विल डू द सोशल वर्क. मी प्रॉमिस करते की मी समाजकार्य नक्की करेल. आय प्रॉमिस आय विल प्रॅक्टिस हार्ड. मी प्रॉमिस करते की मी खूप प्रॅक्टिस करेल. आय प्रॉमिस आय विल स्पीक इन इंग्लिश एव्हरी डे. मी प्रॉमिस करते की रोज मी इंग्लिशमध्ये बोलेल. येस. आय प्रॉमिस आय विल राईट सेंटेन्स डेली. मी प्रॉमिस करते की मी रोज वाक्य बनवेल. आय प्रॉमिस आय विल रीड इंग्लिश एव्हरी डे. मी प्रॉमिस करते की मी रोज इंग्लिश वाचेल, काही ना काही इंग्लिश वाचेल. आय प्रॉमिस I will try to speak or try to read all the sentence every day. मी प्रॉमिस करते की मी रोज वाक्य वाचण्याचा प्रयत्न करेल. आय प्रॉमिस आय विल स्टडी हार्ड. मी प्रॉमिस करते की मी खूप अभ्यास करेल. आय प्रॉमिस आय विल वर्क हार्ड इन युअर इन्स्टिट्यूशन. मी प्रॉमिस करते की तुमच्या संस्थेमध्ये मी खूप मेहनतीने खूप मेहनत करेल. येस. आय प्रॉमिस आय विल नॉट चीट एनीवन. मी प्रॉमिस करते की मी कधीही कोणाला फसवणार नाही. आय प्रॉमिस
आय विल बी विथ यू. आय विल बी विथ यू म्हणजे मी तुझ्यासोबत राहील. आय प्रॉमिस आय विल बी युअर फ्रेंड फॉर एव्हर. मी तुमची नेहमी मित्र किंवा मैत्रीण राहील असं मी प्रॉमिस करते. ओके. आय प्रॉमिस आय विल मॅरी यू. मी प्रॉमिस करते की मी तुझ्याशी लग्न करेल. जस्ट अ सेंटेन्स. आपण फक्त वाक्य बनवत आहे. डोंट टेक इट अदरवाईज. ओके. सो आय प्रॉमिस. ओके. आय प्रॉमिस म्हणजे मी वचन देते आहे. ओके. आय प्रॉमिस आय विल टेक केअर ऑफ माय हेल्थ. मी वचन देते की मी माझ्या तब्येतीची काळजी घेईल. आय प्रॉमिस आय विल हेल्प द ओल्ड पीपल. येस. मी प्रॉमिस करते की मी वृद्ध लोकांना मदत करेल. आय प्रॉमिस आय विल ओपन माय स्कूल सून. मी प्रॉमिस करते की मी माझी स्वतःची शाळा लवकरच सुरू करणार. येस. आय प्रॉमिस आय विल अर्न लॉट ऑफ मनी. मी प्रॉमिस करते की मी खूप पैसे कमवेल. येस. आय प्रॉमिस आय विल गिव्ह यू एव्हरीथिंग यू वॉन्ट. तुला जे जे काही हवं आहे ते मी सगळं देण्याचा प्रयत्न करेल. ओके. तर आय प्रॉमिस. आता आपण लोकांना असे खूप सारे प्रॉमिसेस करत असतो आणि ते आपल्याला इंग्लिशमध्ये कसं बोलायचं आपण शिकलो. पण कधी आपण मी ही गोष्ट करणारच नाही हे पण इंग्लिशमध्ये बोलता यायला पाहिजे. त्याचं पण आपण वचन देतो. आता काय करणार हे तर सांगितलं आपण. आता काय नाही करणार ते आपल्याला सांगायचं आहे. ओके. आय प्रॉमिस नॉट टू टेल लाईज. मी प्रॉमिस करते की मी कधीही खोटं बोलणार नाही. आता नाही करणार तर नॉट टू वापरायचं आहे. येस. आपण करणार होतो त्याच्यासाठी आय प्रॉमिस म्हटलं होतं आणि आता जे करणार नाही त्याचं पण एक वचन देताय तुम्ही. त्याला म्हणायचं आय प्रॉमिस नॉट टू. ओके. आय प्रॉमिस नॉट टू टेल लाईज. मी कधीही खोटं बोलणार नाही. आय प्रॉमिस नॉट टू चीट एनीवन. येस. मी कधीही कोणाला फसवणार नाही याचं वचन देते. आय प्रॉमिस नॉट टू बी लेट. मी प्रॉमिस करते की मी लेट होणार नाही. आय प्रॉमिस नॉट टू लीव यू. मी तुला कधीही सोडणार नाही याचं वचन देते. आय प्रॉमिस नॉट टू हर्ट यू. मी प्रॉमिस करते की मी तुला कधीही हर्ट करणार नाही. आय प्रॉमिस नॉट टू हर्ट युअर फीलिंग्स. तुझ्या भावनांना मी कधीही दुखावणार नाही. आय प्रॉमिस नॉट टू लेट यू डाऊन. लेट यू डाऊन म्हणजे तुझ्या ज्या काही अपेक्षा आहे त्यांच्यावर मी खरी उतरेल किंवा त्यांना खोटं ठरवणार नाही. त्याला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये. आय प्रॉमिस नॉट टू लेट यू डाऊन. येस. तुला कधीही माझ्याबद्दल जे अपेक्षा केल्या आहे त्याच्याबद्दल कधी तुला दुःख होणार नाही. मी त्या सगळ्या पूर्ण करेल. त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात आय प्रॉमिस नॉट टू लेट यू डाऊन. आय प्रॉमिस नॉट टू थिंक निगेटिव्ह. मी तुम्हाला प्रॉमिस करते की मी कधीही निगेटिव्ह थिंकिंग करणार नाही. आय प्रॉमिस नॉट टू बी नॉट टू बी अ पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट म्हणजे निगेटिव्ह थिंकिंग करणारा व्यक्ती. आय प्रॉमिस नॉट टू डू स्मोकिंग. मी प्रॉमिस करते की मी याच्यापुढे स्मोकिंग किंवा धूम्रपान करणार नाही. आय प्रॉमिस नॉट टू टेक ड्रिंक्स और अल्कोहोल. येस. मी कधीही अल्कोहोल याच्यापुढे पिणार नाही. आय प्रॉमिस नॉट टू टॉक रूडली विथ द एल्डर्स. मी प्रॉमिस करते की मी कधीही एल्डर्ससोबत मोठ्यांसोबत रूडली बोलणार नाही. येस. रूडली म्हणजे तुम्ही जे रूडली म्हणजे आपण जेव्हा उद्धट बोलतो मोठ्यांशी त्याला म्हणतात रूडली. आय प्रॉमिस नॉट टू टॉक रूडली विथ एनीवन. एनीवन ऑर एल्डर्स. ओके. आय प्रॉमिस नॉट टू बी लायर. येस. आय प्रॉमिस नॉट टू टेल लाईज. येस. मी कधीही खोटं बोलणार नाही. तर हे नॉट टू आहे आणि टू आहे. ओके. तर आपण काय प्रॉमिस करतो आहे आय प्रॉमिस वापरायचं आणि काय मी प्रॉमिस करते की मी हे करणार नाही त्याच्यासाठी आय प्रॉमिस नॉट टू. ओके. तर हे दोन कन्स्ट्रक्शन मित्रांनो आज आपण पाहिलेले आहेत. जेव्हा आपण एखाद्याला वचन देतो काही करेल किंवा मी हे करणार नाही तेव्हा आपण आय प्रॉमिस अँड आय प्रॉमिस नॉट टू असे कन्स्ट्रक्शन वापरतो. आजपुरती एवढंच. भेटूया उद्याच्या भागामध्ये with a new construction and with a new topic. Till then, bye bye. Have a great day.
Take care of yourself and see you in the next episode. Have a great day. सहेलियों, अभी हमने कीर्ति सराफ मैडम के साथ इंग्लिश सीखी। आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए RRC नेट पर। नमस्कार।